हेलो एवरीवन, सेट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। पर्यावरण के शॉर्ट नोट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। यूट्यूब चैनल, मेरा नाम नेहा है और मैं आपके लिए यहाँ पे ईवीएस की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आती हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा रोग। आज हम बात करेंगे डिसीज की, और डिसीज किस किस से फैलती हैं और ये इनके क्या क्या लक्षण होते हैं, आज उन्हीं से संबंधित हम बात करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है रोगों से संबंधित बिंदु। ठीक है, तो सबसे पहले हम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रोग जो होते हैं वो कई तरह से फैलते हैं। मच्छर के द्वारा भी रोग फैलते हैं, मक्खियों के द्वारा भी रोग फैलते हैं, और वायरस के द्वारा यानी विषाणु के द्वारा भी रोग फैलते हैं, और जीवाणु के द्वारा भी रोग फैलते हैं। तो आज हम इन्हीं की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो बात कर लेते हैं वो हम करते हैं हमारा जीवाणु जनित रोग। तो आज जो हम बात करते हैं वो हम बात कर रहे हैं जीवाणु जनित रोग। तो सबसे पहले जीवाणु जनित रोग की हम बात करते हैं। यहाँ पे कौन कौन से रोग हैं जो जीवाणुओं के द्वारा फैलते हैं, यानी बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन से रोग हैं जो फैलते हैं। तो पहला जो रोग है जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है वो है हमारा कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग, ठीक है। दूसरा है हमारा हैजा। तीसरा जो रोग है जो बैक्टीरिया जीवाणु के द्वारा फैलता है वो है हमारा निमोनिया। निमोनिया हमारा जो रोग है वो बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा जा चुका है। टीबी, टीबी भी हमारा एक जीवाणु जनित रोग है। ठीक है। डायरिया, डायरिया, और एक जो हमारा फूड पॉइजनिंग जिसको बोलते हैं, यानी खाद्य विषाक्तता इसको बोलते हैं, फैलता है, आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा जा चुका है। टीबी, टीबी भी हमारा एक जीवाणु जनित रोग है। ठीक है। डायरिया, डायरिया, और एक जो हमारा फूड पॉइजनिंग जिसको बोलते हैं, यानी खाद्य विषाक्तता इसको बोलते हैं। इसको फूड पॉइजनिंग हम लोग बोलते हैं। ये भी जो रोग है ये हमारा जीवाणु जनित ही होता है। ठीक है। जब हमारी बॉडी में कोई जीवाणु चला जाता है तो उससे ये खाद्य पॉइजनिंग हो जाता है, यानी खाना जो है वो ठीक से नहीं पच पाता है। ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कुछ इम्पोर्टेंट रोग हैं जो जीवाणु जनित हैं और जीवाणु से फैलते हैं, आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं विषाणु जनित रोग। तो विषाणु जनित रोग जो है, जो रोग वायरस के द्वारा यानी विषाणु के द्वारा फैलते हैं, वो कौन से होते हैं? विषाणु जनित रोग होते हैं। तो इसमें दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप उनको ध्यान रख लीजिए। पहला जो है एग्जाम में कई बार देखा गया है कि जुकाम, जुकाम जो है वो हमारा विषाणु जनित रोग है, और ये विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा फैलता है। ठीक है। एक हमारा और जो इम्पोर्टेंट है वो पूछा जाता है कि पोलियो, पोलियो जो है वो किसके विषाणु जनित है या जीवाणु जनित रोग है। तो आपको ध्यान रखना है कि पोलियो जो है वो हमारा
विषाणु जनित रोग है, यानी ये वायरस से फैलता है। और जब कोई वायरस हमारे बॉडी में प्रवेश करता है, यानी बॉडी में इंटर होता है, तब हमें पोलियो और हमारा जुकाम होता है, वो वायरस से फैलता है। तो पोलियो को आप इसको ध्यान रखिए कि पोलियो जो है वो हमारा एक वायरस से फैलने वाला रोग है। ठीक है, इसमें पैर खराब हो जाते हैं और हाथ, कभी कभी हाथ में भी हो जाता है। और उसकी एकदम बिल्कुल देखा होगा आपने अपने आसपास पोलियो वाले जो रोगी होते हैं उनको। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दूसरा एक हमारा इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे पॉइंट है, वो हमारा एनीमिया। एनीमिया के क्या क्या कारण हैं और एनीमिया किसको कहते हैं और किस तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है। तो एनीमिया का मतलब होता है ब्लड की कमी। ठीक है, ब्लड जो होता है वो हमारा हीमोग्लोबिन से बना हुआ होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से हमारा एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया का मतलब आपको बता दिया है मैंने कि एनीमिया का मतलब ब्लड की कमी। ठीक है, तो ब्लड में हमारा हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन की जब कमी हो जाती है बॉडी में, उससे हमारा एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन में लौह तत्व होता है, बहुत अधिक मात्रा में लौह तत्व की कमी हो जाती है। ठीक है, महिलाओं में हीमोग्लोबिन की रक्त में समान मात्रा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ये पूछ लेते हैं दोनों पॉइंट। तो महिलाओं में हीमोग्लोबिन की रक्त में समान मात्रा 12 से 16 ग्राम प्रति सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, 12 से 16 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। और पुरुषों में यह मात्रा 14 से 18 ग्राम प्रति सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हीमोग्लोबिन की आपको दोनों में, स्त्री और पुरुष में, मात्रा को ध्यान रखना है। अब हीमोग्लोबिन जो होता है वो मतलब आयरन किस किस से हम पा सकते हैं, यानी लौह तत्व जो है वो किन किन चीज़ों से हमें मिल सकता है। तो गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों में बहुत अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है। जब एनीमिया रोग हो जाता है, यानी ब्लड की कमी हो जाती है, तो डॉक्टर हमें गुड़ का सेवन करने को बोलते हैं, आंवले का सेवन करने को बोलते हैं और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि इसमें लौह तत्व की अधिक मात्रा होती है और उससे अधिक हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। और हीमोग्लोबिन ज़्यादा बढ़ेगा तो हमारा रक्त भी बढ़ेगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए मुख्य स्रोत क्या है? तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए मुख्य स्रोत है हमारा दाल, चावल, रोटी और सब्जियां। ठीक है, अब एक हमारा यहाँ पे पॉइंट और बनता है कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान रखिए, हीमोग्लोबिन में लोहा तथा हमने इससे पहले क्लोरोफिल की बात की थी। क्लोरोफिल हमारे पौधों की पत्तियों को हरा रखता है और भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। तो एक यहाँ पे पॉइंट मुझे ध्यान आ गया, आप इसको समझ लीजिए कि हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। ठीक है, और क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, ये एग्जाम में कई बार पूछ चुके हैं। हीमोग्लोबिन में लोहा तथा क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, तो अब ये हमारे कुछ एनीमिया की कुछ चीजें हो गई एनीमिया से संबंधित, इनके ये कैसे होता है आपको ध्यान रखना है, और इसको ठीक करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए हमें। और दूसरा हमारा कि महिलाओं में हीमोग्लोबिन की रक्त में समान मात्रा 12 से 16 ग्राम प्रति सेंटीमीटर होती है और पुरुषों में ये मात्रा होती है। बात करेंगे मच्छरों से कौन कौन से रोग फैलते हैं। तो मच्छरों से जो है वो हमारे 3 तरीके के रोग फैलते हैं मच्छरों के काटने से। पहला जो है वो हमारा है मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। ये तीनों एक तरह से एक ऐसे रोग हैं जिसमें फीवर आता है और तीनों में अलग अलग तरीके का फीवर आता है। ठीक है, तो मलेरिया जो है हमारा, इसमें ऐसा फीवर आता है कि इसमें ठंड लगती है और बहुत कपकपी के साथ में बुखार आ जाता है। ठीक है, डेंगू होता है, डेंगू में बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है। ठीक है, और इसमें वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है डेंगू बुखार में।
और इसमें चिकनगुनिया जो है, चिकनगुनिया में जो जॉइंट होते हैं हमारी बॉडी के, उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है और फीवर आता है। ठीक है, स्वेलिंग आ जाती है फेस पे। ये इस तरीके के कुछ रोग हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि मलेरिया। तो पहले हम देख लेते हैं कि किन किन मच्छरों के द्वारा फैलता है और उनके क्या क्या नाम हैं। तो मलेरिया रोग जो है ये मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इम्पोर्टेंट है। मलेरिया जो है वो हमारा मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है। डेंगू जो है हमारा, वो हमारा माजा एडीज नाम का एक मच्छर होता है, उससे डेंगू फैलता है। ठीक है, अगला है हमारा चिकनगुनिया। चिकनगुनिया जो हमारा फैलता है वो एंडीज मच्छर के द्वारा फैलता है। आपको ध्यान रखना है, ये माजा एंडीज है और ये जो है ये सिर्फ एंडीज है। आपको ये ध्यान रखना है, ये माजा एंडीज है और ये एंडीज है। तो ये तीनों जो हमारे मच्छरों से फैलने वाले रोग हैं, ये हमारे मलेरिया जो है वो मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है, और हमारा डेंगू माजा एंडीज मच्छर से फैलता है, और चिकनगुनिया हमारा एंडीज मच्छर से फैलता है। ठीक है, अब मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ एक उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जब मच्छर हमें काटता है तब उसके जो उसका एक डंक होता है जिससे वो काटता है, जिससे वो खून को चूसता है, तो अपना डंक जो होता है वो वहीं छोड़ देता है। ठीक है, तो उससे क्या है, प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ उत्पन्न हो जाता है, उससे ही ये रोग फैल जाता है। ठीक है, मलेरिया परीक्षण में मानव रक्त में, ये भी इम्पोर्टेंट है, मलेरिया परीक्षण में मानव रक्त में मलेरिया परजीवी पाए जाते हैं। मलेरिया की जांच करवाते हैं, जब जांच करवाते हैं तो जांच में उस ब्लड में हमारे क्या मिलता है, मलेरिया परजीवी मिलता है। ठीक है, उसी से पता चलता है कि मलेरिया हमें हो गया है। वर्षा के बाद मलेरिया ज़्यादा फैलता है, क्योंकि ये जो वर्षा का जो पानी होता है, ये पानी जहाँ तहाँ रुक जाता है, ऊपर छतों पर रुक जाता है, या गड्ढों में रुक जाता है, या बेकार सामान होते हैं उनमें रुक जाता है, तो वहीं पे ये जो होता है, ये पानी जहाँ तहाँ रुक जाता है, ऊपर छतों पर रुक जाता है, या गड्ढों में रुक जाता है, या बेकार सामान होते हैं उनमें रुक जाता है, तो वहीं पे ये जो मच्छर होते हैं ये अंडे अपने दे देते हैं। इसीलिए वर्षा में मलेरिया सबसे ज़्यादा फैलता है। मलेरिया में ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार आता है। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में सीधे नहीं पूछे जाएंगे। आपको कोई स्टूडेंट दे दिया जाएगा कि कोई स्टूडेंट है, उसको कपकपी तेज ठंड के साथ में, कपकपी के साथ में बुखार आ गया। ठीक है, तो निम्नलिखित में से उसके लक्षण क्या क्या प्रतीत करते हैं, तो क्या प्रकट करते हैं। तो आपको उसमें ये सब तीनों दिए होंगे, तो तीनों में से आपको एक टिक करना है। आपके चार ऑप्शन होंगे, चार में से मलेरिया भी होगा, डेंगू भी होगा, चिकनगुनिया भी होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि मलेरिया में ही ऐसा बुखार आता है, तो आप टिक करेंगे वहां पे मलेरिया। ठीक है, मलेरिया की दवा कुनैन सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में देखा गया है कि कुनैन, निम्नलिखित में से कुनैन कहाँ से प्राप्त होता है, तो सिनकोना पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको मलेरिया वाले इतने से जो पोर्शन है इसको अच्छे से ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं डेंगू से के क्या क्या लक्षण है और ये कब कब फैलते हैं। ठीक है, तो हमने जान लिया कि मलेरिया और डेंगू किन किन मच्छरों से फैलते हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेंगू की। तो डेंगू जो होता है ये हमारा अक्टूबर से दिसंबर तक फैलता है, यानी ये ठंडों के महीने में फैलता है। मच्छर के लार्वे का रंग भूरा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये एग्जाम में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि मच्छर के लार्वे का रंग होता है, तो आपको ध्यान रखना है इसका रंग होता है भूरा। ठीक है, डेंगू मच्छर साफ पानी में अंडे देता है। ठीक है, डेंगू मच्छर जो है वो हमारा साफ पानी में अंडे देता है। तालाबों में मच्छरों के लार्वे को खाने हेतु गंबूसिया मछली पाली जाती है। ठीक है, इसलिए वो मछली पाली जाती है ताकि वो मच्छर के जो लार्वा होता है उसको खा ले और जिससे मच्छर अधिक ना बन सके। ठीक है, तो लार्वे को खत्म करने के लिए तेल भी डालते हैं। ठीक है, मिट्टी का तेल डाल देते हैं, उससे उस तेल से ये होता है कि ऑक्सीजन जो है वो खत्म हो जाती है और लार्वा जो होता है वो सांस नहीं ले पाता है और उसकी वजह से वो मर जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि तेल का प्रयोग भी किया जाता है। और तालाबों में गंबूसिया मछली का अगर क्यों पालन किया जाता है, तो आप बता सकते हैं कि गंबूसिया जो मछली है इसका
मच्छरों के लार्वे को खाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी इसको पाला जाता है। तो मच्छरों से संबंधित जो रोग थे और कैसे वो फैलते थे, ये आपको ध्यान रखना है। डेंगू हमारा जो होता है वो अक्टूबर से दिसंबर यानी ठंड के टाइम में डेंगू हमारा फैलता है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। कुछ ये इम्पोर्टेंट पॉइंट जो थे, जो हमारे मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोगों से थे। अब जो हम बात कर लेते हैं वो है मक्खियों के द्वारा फैलने वाले रोग, यानी मक्खियों जनित रोग, यानी मक्खियाँ कौन कौन से रोग फैलाती हैं। तो हमारा हैजा, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि वायरस से भी वायरस नहीं, बैक्टीरिया से भी, जीवाणु से भी फैलता है, लेकिन हैजा जो है वो हमारा मक्खियों से भी फैलता है, क्योंकि मक्खियाँ जो होती हैं वो खाने पे बैठ जाती हैं और उसकी वजह से हमारा पेट से संबंधित रोग हैं। तो पेट से संबंधित जो भी बीमारियाँ होती हैं वो हमारी मक्खियों से भी फैलती हैं। हैजा, डायरिया, निंद्रा रोग, इसमें नींद नहीं आती है, ठीक है, तथा पेट की बीमारियाँ। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब उसके जैसे एग्जाम में, जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए उस तरीके से। कि अभी तक हमने सारे मच्छर के बारे में जान लिया कि मच्छर कौन कौन से थे और किन किन से कौन कौन सा रोग फैलता था, ठीक है। मलेरिया किससे फैलता था, डेंगू किससे फैलता था। तो यहाँ पे एक नाम आता है इम्पोर्टेंट, रोनाल्ड रॉस का। रोनाल्ड रॉस वे व्यक्ति हैं जिन्होंने मलेरिया के मच्छर की खोज की थी, ठीक है, मलेरिया के मच्छर की खोज की थी, और इन्होंने ये खोज सिकंदराबाद के हॉस्पिटल में की थी, ठीक है। मलेरिया मच्छर की खोज की थी इन्होंने, और 1902 में नोबेल प्राइज मिला इनको। 1902 में इनको नोबेल प्राइज, ठीक है, इनको इसीलिए मलेरिया के मच्छर की खोज के लिए, मलेरिया का मच्छर जो था वो हमारा मादा एनोफिलीज था, ठीक है, मादा एनोफिलीज की खोज के लिए इनको 1902 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन मच्छरों का रंग इन्होंने बताया कि इन मच्छरों का रंग कैसा होता है, भूरा, ठीक है, इन मच्छरों का रंग भूरा, और इनके जो पंख होते हैं वो होते हैं छींटदार होते हैं। पंख छींटदार होते हैं, ठीक है, और इनके पेट में क्या होते हैं, जीवाणु। आपको ध्यान रखना है कि इनके पेट में जीवाणु होते थे। फिर इनकी मृत्यु हो गई इसके बाद में 1905 में, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। रोनाल्ड रॉस जो थे, इन्होंने मलेरिया के मच्छर की खोज की थी, और मलेरिया जो होता है वो हमारा मादा एनोफिलीज नामक मच्छर से फैलता है, ठीक है। अब इनको, रोनाल्ड रॉस को 1902 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था इस मच्छर की खोज के लिए, ठीक है। इन मच्छरों का रंग इन्होंने बताया भूरा होता है, और इसके पंख जो होते हैं वो छींटदार होते हैं, ठीक है, इनके पेट में जीवाणु होते हैं, और इन्होंने ये खोज सिकंदराबाद के एक हॉस्पिटल में की थी, ठीक है। इन मच्छरों का रंग सिकंदराबाद के एक हॉस्पिटल में की थी, ठीक है। इन मच्छरों का रंग इन्होंने जैसा बताया, तो उसके हिसाब से अब जो पहचान लेते हैं उसको कि किस तरीके के वो मच्छर होते हैं। और उसके बाद में नोबेल पुरस्कार मिलने के 3 साल बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो ये हो गए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि हमारे रोगों से संबंधित थे। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखे गए हैं, और आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है। अब आपको मिलते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel.